नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन बुक का सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होना सहायक संधि की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीन ऑप्शन, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, सहायक संधि की विशेषता है। देशी रियासतों को विदेश नीति कंपनी की अधीन होगी, ये भी सहायक संधि की विशेषता है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये सहायक संधि की विशेषता है। जब हम सहायक संधि की बात कर रहे हैं तो सहायक संधि अंग्रेजों के समय में बेलेजली के द्वारा सहायक संधि भारत में लागू की गई थी, शुरू की गई थी। ये सहायक संधि शुरू की गई थी 1798 ईस्वी में। अंग्रेज अपने राज्य के विस्तार के लिए इस सहायक संधि का सहारा लिए थे। सहायक संधि के अंतर्गत होता था कि भारतीय शासक को स्वयं का सेना भंग कर देना होता था। अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना स्वीकार करना होता था तथा ब्रिटिश सेना का खर्च उस रियासत को उठाना पड़ता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद बना। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य बना। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर मार्किस डुप्लेक्स ने सबसे पहले सहायक संधि शब्द का गठन किया था। सहायक संधि नाम का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर। इन चार ऑप्शनों में से भारत मिहिर ऐसा समाचार पत्र था जिस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, यह लिट्टन के समय में 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। लिट्टन के समय में लागू हुआ था और रिटन के समय में इसे हटा दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोही लेखकों को रोकना। 1878 ईस्वी में लिट्टन द्वारा लागू किया गया, जबकि रिपन द्वारा इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में समाप्त ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन्हीं मोतीलाल नेहरू के द्वारा सन 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में। बाल हत्या प्रथा बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। 1795 और 1804 ईस्वी के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने कन्या शिशुओं की हत्या को अवैध घोषित किया तथा 1870 में कन्या भ्रूण हत्या के निषेध के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना मसूद हसन 1916 में सिंधी द्वारा काबुल से लिखे गए कुछ पत्र अंग्रेजों के हाथ लग गए, जो महमूद हसन को मक्का में मिलना था। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी के द्वारा लिखे गए कुछ पत्र जो इन्होंने काबुल से लिखा था,
1916 में लिखा था, अंग्रेजों के हाथ लग गया और यह पत्र जाना था महमूद हसन को, जो मक्का में मिलना था। इसी से संबंधित है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नागपुर के अधिवेशन में। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह जो असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में, इस अधिवेशन के नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वे विनय राघवचारी थे, जबकि कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन था 1920 में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, इसी कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, जबकि नागपुर अधिवेशन जो 1920 में ही हुआ था, जिसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे, इस नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है अर्थात गलत कथन का चयन करना है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, बल्कि यह एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो भौतिक पर्यावरण तथा इसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता का तंत्र होता है। यह एक खुला तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है और यह एक क्रियाशील इकाई होता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट हैं? तो भारत में दो प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत में प्रमुख जैविक हॉट स्पॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह को जल चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में यानी कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश को अनुमति कहाँ दी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। वैशाली में गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश को अनुमति दी थी। प्रजापति, इस अनुमति के बाद से प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम गौतम बुद्ध था, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह हुआ था यशोधरा से। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर अर्थात दिन के मैक्सिमम तापमान और रात के न्यूनतम तापमान के बीच अंतर को दैनिक तापांतर कहा जाता है। तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। दिन में जब सूर्य का प्रकाश इस बालू के मात्रा पर पड़ता है तो बालू जल्द गर्म हो जाता है और ज़्यादा गर्म हो जाता है, जबकि जब सूर्यास्त होता है तो उसके बाद से ये बालू ठंडा भी उतनी ही तेजी से होता है और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो दिन का तापमान मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है और रात का तापमान उसके अपेक्षा बहुत ही कम होता है। तो दिन और रात के इस तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहा जाता है और यह मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी को उपसौर्य की घटना होती है? 3 जनवरी को उपसौर्य की घटना होती है क्योंकि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है और उपसौर 3 जनवरी को होता है। सूर्य के चारों तरफ
पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहती है। इस चक्कर लगाने के क्रम में पृथ्वी कभी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो कभी सबसे दूर हो जाती है। तो 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो इस तिथि को उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। यहीं जब 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। इसी उपसौर को इंग्लिश में पेरीहेलियन तथा अपसौर को अपहेलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो भूकंपीय तरंग, भूकंप के आने से जो तरंगे उत्पन्न होती है वह तरंग 3 प्रकार की होती है। पी तरंग अर्थात प्राइमरी तरंग, एस तरंग मतलब कि सेकेंडरी तरंग और एल तरंग। इन तीनों तरंगों में एल तरंग का जो स्पीड होता है वह सबसे कम होता है। एल तरंग का स्पीड सबसे कम होता है और पृथ्वी के सतह के समानांतर चलती है। ये एल तरंगे पृथ्वी के सतह के समानांतर चलती हैं। इनका वेग सबसे कम होता है इन तीनों तरंगों में, इसलिए यह एल तरंग सबसे विनाशकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसलिए गलत है। रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। दूसरा है डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तीसरा है मैगिनोट रेखा, यह जो मैगिनोट रेखा है यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जबकि हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है इंडिज पर्वत श्रृंखला। यह इंडिज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इंडिज पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अंग्रेजों के समय में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम का उद्देश्य था भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 सदस्य शामिल किए गए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 नहीं बल्कि 8 सदस्य शामिल किए गए। इस 8 सदस्य में 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई थी तथा प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन शुरू किया गया था और इसी के तहत विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय और दूसरा स्थानांतरित विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे, इसी एटली के कार्यकाल में कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा हुई थी, जो 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन
भारत पहुंची थी। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य तय किए गए थे। ये 3 सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरे सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। और इसका जो अध्यक्ष था, इस कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस था। और इस कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था भारत में शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाश करना, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को भारत में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। और इस घोषणा के बाद से 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, जिसमें इस अंतरिम सरकार में उस समय के सबसे प्रमुख दलों में से एक मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती है। जबकि 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया जाता है, अर्थात ये जो अंतरिम सरकार था इसका पुनर्गठन किया जाता है, उस पुनर्गठित सरकार में मुस्लिम लीग शामिल होती है, उसके 3 सदस्य शामिल होते हैं, परंतु उस समय जो संविधान सभा संचालित हो रही थी उस संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है तो राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति शासन का। राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और राज्यपाल मुख्य कार्यकारी के रूप में उस राज्य का शासन चलाते हैं। यह जो राष्ट्रपति शासन होता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीना के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसमें हर 6ठे महीने में संसद के अनुमोदन से अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 में पास हुआ था, इसी अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक जारी रखने के लिए 2 शर्तें तय की गई। पहली शर्त, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होनी चाहिए, तब यह 1 वर्ष से अधिक कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि विधानसभा चुनाव में कठिनाई है, इसलिए वो तय समय पर चुनाव नहीं करा सकता है। इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन 1 साल से अधिक एक्सटेंड कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को उसकी जारी होने की तिथि से, अर्थात जिस दिन राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है और वह राज्य में प्रभावी हो जाता है, उस प्रभावी होने की तिथि से 2 महीने के अंदर इस राष्ट्रपति शासन को संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्याख्या करता है। इस निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, इसमें सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं, माने सभी राज्य और जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का जो संबंध है भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है यह 6 साल होता है, 6 साल या 62 वर्ष। इन दोनों में जो पहले हो जाए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का यह कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 गलत है। जब यहाँ वित्त आयोग का बात हो रहा है तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं और इसका उद्देश्य होता है संघ और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना तथा उनके बीच करों के बंटवारे को संस्तुति प्रदान करना। यह जो वित्त आयोग होता है वर्तमान में 15वां वित्त आयोग संचालित है। इस 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में बनाया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन RBI की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। जब RBI की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण की बात करते हैं तो इस मात्रात्मक उपकरण में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। PM किसान संपदा का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, NK सिंह समिति। NK सिंह समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। FRBM अधिनियम का उद्देश्य है सरकार के वित्तीय संचालन में उचित पारदर्शिता बनाए रखना। यह इस जो NK सिंह समिति है, इस NK सिंह समिति का गठन 2016 में की गई थी। NK सिंह समिति 2016 में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार को MSP के लिए सिफारिश करता है। इस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यालय से संबंधित है। यह जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को खरीफ फसल और रबी फसलों के MSP की सिफारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीताध्यक्ष का संबंध है, शीताध्यक्ष का संबंध है भूमि कर विभाग से। भूमि कर विभाग से मौर्य काल की शासन व्यवस्था में यह जो शीताध्यक्ष था
यह एक उच्च अधिकारी होता था। यह कृषि विभाग, मौर्य काल में कृषि विभाग का अध्यक्ष को शीताध्यक्ष कहा जाता था। जब मौर्य काल की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद को 322 ईस्वी पूर्व में हराया था और पाटलिपुत्र की शासन पर मौर्य वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज तरंगिणी में। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कण्हन एक लेखक थे, कल्हण। इन्हीं कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। यह एक संस्कृत पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। बलबन ने सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत की थी। यह जो बलबन था यह गुलाम वंश का राजा था। इसने सिजदा व पैबोस के अतिरिक्त नौरोज उत्सव प्रारंभ कराया था। इसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था और सेना को नगद भुगतान देना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्बी कौन था। तो उत्बी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। यह गजनी के समय, गजनवी के समय, मोहम्मद गजनवी के समय उत्बी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसके दो किताबें बहुत ही फेमस है। एक किताब का नाम है किताबुल यामनी। उत्बी की एक किताब का नाम है किताब उल यामनी और एक दूसरा किताब है जिसका नाम है तारीख ए यामिनी। किताबुल यामिनी और तारीख ए यामिनी उत्बी द्वारा लिखी गई किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। शेर शाह के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। सही है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। गलत है, क्योंकि शेर शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार के सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। इस शेर शाह का जो असली नाम था वह फरीद खान था। शेर शाह का असली नाम फरीद खान था। इसने 1540 ईस्वी में था। शेर शाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर सूरवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय। इन्हीं के द्वारा अमुक्त माल्यद पुस्तिका लिखी गई थी। और इनके समय में अर्थात कृष्णदेव राय के समय में जो मंत्रियों का समूह होता था उसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज, ये कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश जो था वह लोदी वंश था और उसी लोदी वंश के बहलोल लोदी ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इस दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था उसे कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और इसका अंतिम सम्राट जो था यह इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का था। इन दिल्ली सल्तनत में कई वंशों के राजाओं ने शासन किया, जिसमें से सर्वाधिक समय तक इस दिल्ली सल्तनत का राजा तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश था वो सर्वाधिक समय तक शासन किया था। इन दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे कम उम्र का शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जबकि सबसे अधिक उम्र का जो शासक था इल्तुतमिश था, जिसे
इस दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह जो दिल्ली सल्तनत था, यह दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर इस दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ। और इस दिल्ली सल्तनत के शासन के समय में वहाँ पे 5 वंशों ने शासन किया। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोफाइट्स होता है, तो हैलोफाइट्स होता है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, उन्हें हैलोफाइट्स कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मैंग्रोव पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए इन ऑप्शनों में से 3 टेस्ट, पीसीआर, CD4 और एलिसा टेस्ट, ये तीनों एड्स के लिए किए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप जो AB होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि एक ब्लड ग्रुप जो O होता है, इस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी, AB में एंटीबॉडी नहीं होता है और O में एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो DPT में डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पीलिया नहीं होता है। DPT में होता है डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रोटोनों के बराबर होते हैं। और प्रोटॉन का आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जबकि न्यूटन के फर्स्ट नियम से जड़त्व का सिद्धांत प्राप्त होता है, जबकि थर्ड नियम, इसके तीसरे नियम से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलिनियम। पोलिनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है इन ऑप्शनों में से। यह जो समस्थानिक होता है, समस्थानिक का अर्थ होता है किसी तत्व की जिसकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या, तत्व की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जब हम परमाणु संख्या की बात करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या की जब बात करते हैं तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन होता है कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सुमेलित करना है, विभिन्न संस्थानों का नाम दिया हुआ है और उस शहर का नाम दिया हुआ है जहां ये संस्थाएं स्थापित हुए हैं। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यह गोवा के पणजी में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यह मैसूर में स्थित है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरमन रामकृष्ण। वेंकटरमन रामकृष्ण जिन्हें 2009 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिहार की रहने वाली हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप, जो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी हैं। धन्यवाद।